खबर दिन भर आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। और कर्नाटक चुनाव की बात, जिसमें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी। अब सबकी नजर 13 मई को आने वाले चुनाव परिणाम पर टिकी है। कर्नाटक में वोटिंग संपन्न होने के बाद आए तमाम एग्जिट पोल्स में त्रिशंकु विधानसभा का अनुमान जताया जाए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के महापोल के अनुमान से काफी हद तक ही साफ होता है। दिख रहा है कि राज्य में बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हुई है, लेकिन दोनों में से कोई भी दल बहुमत का जादुई आंकड़ा पार शायद नहीं कर पाए। राज्य की तीसरी प्रमुख पार्टी जेडीएस यहां पर किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। और रिपब्लिक पी माक्यू एग्जिट पोल के आंकड़े के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी को 85 से 100 सीटें और कांग्रेस को 94 से 108 सीटें, साथ ही जेडीएस को 24 से 32 और अन्य को 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान दिख रहा है। इसके अलावा टीवी 9 भारतवर्ष के एग्जिट पोल के आंकड़े के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी को 88 से 98 सीटें यानी 100 सीटों से कम, कांग्रेस गठबंधन को 99 से 109 सीटें, जेडीएस को 21 से 26 सीटें और अन्य को 0 से 4 सीटें तक मिल सकती हैं। जी न्यूज के एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी को 79 से 94 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 103 से 118 सीटें, जेडीएस को 25 से 33 सीटें और अन्य को 2 से 5 सीटें मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल के आंकड़े क्या बता रहे हैं, ये आपको बता देते हैं। इसके मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी को 98 से 94 सीटें, कांग्रेस गठबंधन 106 से 120 सीटें, जेडीएस को 20 से 26 सीटें और अन्य को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एशियानेट के एग्जिट पोल के आंकड़े के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी को 94 से 117 सीटें और कांग्रेस गठबंधन को 91 से 106 सीटें मिल सकती हैं। वहीं जेडीएस को 14 से 24 सीटें तक मिलने का अनुमान जताया गया है और अन्य को 2 सीटों तक पर संतोष करना पड़ सकता है। और इंदौर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कोलकाता से इंदौर पहुंच गए हैं मणिपुर में फंसे मध्य प्रदेश के छात्र। सांसद शंकर ललवानी ने उनकी आगवानी की है और अपने अपने गंतव्य के लिए ये छात्र रवाना हो चुके हैं। सांसद शंकर ललवानी ने बताया कि कुल 23 छात्र इंदौर पहुंचे हैं। प्रशासन के अधिकारी एक एक छात्र से बात भी कर रहे थे। सरकार ने उनके खाने और रुकने की व्यवस्था भी कर रखी है, लेकिन जो छात्र घर जाना चाहते हैं उनके लिए बसों तक की व्यवस्था कर दी गई है। कर्ण कुंटे है उसका नाम, एमए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कर रहा था, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो इम्फाल में है। मैम, हिंसा के दौरान आपकी बातचीत हुई थी, कितनी परेशान थे आप और आज वापस आ गया, क्या कहेंगे? टेंशन में थे आज बहुत। थैंक यू एमपी गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी को और भगवान की बड़ी कृपा है कि आज बेटा सेफली आ गया है घर। हम लोग बहुत टेंशन में थे। मेरा मास्टर्स इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का फाइनल ईयर चल रहा था और जब मतलब वायलेंस शुरू हुआ 3 से 4 तारीख को, उसके बाद से हमारी स्टडीज बंद हो गई। किस तरह के हालात हैं वहाँ पे, कितने परेशान हुए आप और किस तरह से मदद की आपने गुहार लगी और आज इंदौर पहुँचे? वायलेंस था, मतलब 3 से 4 तारीख से जैसे ही शुरू हुआ उसके बाद से तुरंत हमारी स्टडीज़ बंद हो गई थी और हमें हमारे हॉस्टल में कन्फाइंड कर दिया गया था। जितनी भी फैकल्टीज़ हॉस्टल के या कैंपस के बाहर रह रही थी वो वापस आ गई हमारी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। उसके बाद से 5 to 6 डेज़ तक, जब तक हमारे गवर्नमेंट ने हमारी ट्रैवल अरेंजमेंट्स नहीं बनाई तब तक हम वहाँ सब वैसे सहमे हुए तो हैं, लेकिन सब कुशल हैं और उनकी पूरी व्यवस्था की गई है। पूरा प्रोटोकॉल लगा हुआ है प्रशासन का, जिला प्रशासन का। प्रत्येक से पूछा जा रहा है कि उनको यहाँ रहना है या उनके रिश्तेदार हैं या उनको घर जाना है, तो उनके लिए बसों की व्यवस्था की गई है। अगर कोई लॉन्ग रूट पे जाना चाह रहे हैं तो उनको वहाँ तक बसों तक पहुँचाया जाएगा और बसों से वो घर जा सकते हैं। कुछ छात्रों ने, उनके रिश्तेदार इंदौर में रहते हैं, वहाँ रहने की इच्छा व्यक्त की है। कुछ छात्रों ने सागर के हैं, उनको सागर की गाड़ी में उठाएंगे। दूर दराज की जो हैं उनको हम प्रयास करेंगे कि जो स्लीपर कोच है या वो है। लेकिन हमने भी यहाँ पर होटल में व्यवस्था की है। हमने भी उनसे कहा है कि अगर आप रात को यहाँ रुकना चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं, उनके लिए पूरी व्यवस्था है। अभी वो सामान आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके पास भोजन के पैकेट भी हैं।
वो चाहे तो भोजन यहाँ पर भी कर सकते हैं, VIP लॉन्च में उनकी पूरी व्यवस्था है, और चाहे तो बस में भी कर सकते हैं, चाहे तो होटल में भी कर सकते हैं। उनको हमने फ्री छोड़ा है और जिला प्रशासन के प्रोटोकॉल अधिकारी प्रत्येक एक की चिंता कर रहे हैं। जिनको अपने गंतव्य स्थल तक जाना है वो जाने की पूरी सुविधा दे रहे हैं। अच्छा, CM के क्या निर्देश है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था इन सब की चिंता होना चाहिए और सकुशल घर पहुँचे, उसके लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। पूरा जिला प्रशासन लगा हुआ है, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। मध्य प्रदेश के कितने बच्चे हैं? ठीक है, अभी तो 23 आए हैं और मुझे लगता है कि एक था जो नागपुर से था, वो कोलकाता से नागपुर निकल गया, बाकी सब मध्य प्रदेश की। खरगोन बस हादसे में मृतकों के परिजनों से पूर्व मंत्री सचिन यादव ने मुलाकात की। इस दौरान परिवारों की पीड़ा सुनकर सचिन यादव भी भावुक हो उठे। सचिन यादव ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और डूंगर गांव में दुर्घटना स्थल का भी उन्होंने मुआयना किया। अभी कैसे हो? ठीक है ना? कोई परेशानी हो? अरे विधायक साहब हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल एक दूसरे के खिलाफ हमेशा से बयान देते हुए नजर आते हैं। एक दूसरे को घेरते हैं, आरोप लगाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन तक करते हैं। लेकिन मनेंद्रगढ़ में दोनों ही दलों के पार्षद एक साथ न केवल मोर्चा निकाल रहे हैं बल्कि अनशन पर भी साथ ही बैठे हैं। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि कांग्रेस या फिर बीजेपी जब दोनों ही विकास की बात करते हैं तो काश ऐसा क्यों न हो कि दोनों एक हो जाएं ताकि देश प्रदेश की सूरत बदली जा सके। लेकिन ऐसा होता कभी दिखता नहीं। एक ही मुद्दे पर अगर दल आवाज बुलंद कर भी रहे हों तो दोनों की दलीलें अलग अलग ही सुनने को मिलेंगी। लेकिन मनेंद्रगढ़ में एक सुर में एक मांग की जा रही है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के पार्षदों की ओर से, और ये मांग है राजीव गांधी आश्रय झुग्गी झोपड़ी योजना का पट्टा देने की, जिसे पूरा न होने तक दोनों ही दलों के पार्षद आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि दोनों दलों के नेता अपने इस अनशन के दौरान अपने नेताओं के जिंदाबाद के नारे भी साथ साथ लगा रहे हैं। बता दें कि बीते 3 सालों से पर्चे की मांग जारी है और इसको लेकर कई बार प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। इनका कहना है कि 242 पात्र हितग्राहियों को पट्टा मिलना था। 70 से ज्यादा वार्ड वासियों ने चालान के माध्यम से शुल्क तक जमा करा दिया, लेकिन पट्टा नहीं मिला। उसका आवास भी नहीं, प्रधानमंत्री आवास नहीं बन पा रहा उससे, पट्टा नहीं मिलने के कारण। जब मुख्यमंत्री जी देना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आवास देना चाह रहे हैं, तो बीच में कौन लोग हैं जो गरीबों को पट्टा नहीं दे के उनका मकान नहीं बना दे रहा है। एक मंच पर आमरण नहीं, तो ये तो गरीबों का है, जो वार्डों में जो बहुत से लोगों का मकान बन गया प्रधानमंत्री आवास, उसी के बगल में कुछ ऐसे लोग हैं बेचारे जो उनसे भी ज़्यादा गरीब है, उनका आवास नहीं बन पा रहा है। तो हम लोग तो जनप्रतिनिधि है, उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाली बात नहीं है। सूबे में कांग्रेस की सरकार है तो जाहिर है सवाल भी कांग्रेस से ही किए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्षद इसके लिए सरकार को दोषी नहीं मानते। वे जिला प्रशासन पर ठीकरा फोड़ते हैं और कहते हैं कि जिला प्रशासन शासन तक को गुमराह कर रहा है। बार बार शासन हमारा पूरा साथ दे रहा है। माननीय हमारे जो राजस्व मंत्री भूपेश ये क्या नाम है राजेश सिंह अग्रवाल जी पिछले दिनों आए थे, महंत जी भी आए थे, विधायक जी उनसे चर्चा की थी। लगातार उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों से वार्तालाप की। उन्हें के द्वारा बताया गया मगर हमारा कि आप इसके पट्टा क्यों नहीं दिया जा रहा। उन्हें भी इस तरह से घुमाया गया कि हम तो लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो प्रशासन मनेंद्रगढ़ का है हमेशा लीपापोती की जवाब देता है, जिससे और गुमराह करता है कि ऐसा नहीं वैसा। इसके पहले भी आपको बता दूं शहर में पट्टे बटे थे, उस समय भी शहर में क्या नक्शा नहीं था तो कैसे बढ़ गए। तो जब उस समय बढ़ सकते बैगन नक्शे के पट्टे बढ़ सकते थे तो आज ऐसी क्या विडंबना आ गई क्या पट्टा देने में। मगर जो छोटी छोटी जो है उनको ऐसा लग रहा है प्रशासन कि हम इन योजनाओं को नहीं दे पाएंगे, तो कहीं ना कहीं प्रशासन ही जिम्मेदार है, क्योंकि शासन अगर देना नहीं होता तो क्यों इस चीज़ को लेके आती। वैसे ऐसे मौके बिरले ही देखने को मिलते हैं जब धुर विरोधी दल कांग्रेस और बीजेपी एक मुद्दे के लिए एक साथ एक मंच पर अनशन करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चूंकि मामला जनहित से जुड़ा है तो दोनों दल साथ खड़े हो चुके हैं। अब इसे मजबूरी कहें या वक्त का तकाजा, जो भी हो, लेकिन इस अनशन की चर्चा राजधानी तक में हो रही है। मनेंद्रगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए सुजीत शाह की रिपोर्ट।
इधर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आई हुई हैं। उन्होंने पहुना गेस्ट हाउस पहुंचकर मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा की है। गुरुवार को कुमारी सैलजा महापौर जो हैं उनकी बैठक लेने वाली हैं। इस दौरान राज्य सरकार के कामकाज, मंत्रियों के विभागों के संबंध में फीडबैक को लेकर मंथन किया गया। प्रदेश प्रभारी ने सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल को लेकर भी निर्देश दिए। मंत्रियों के प्रभार क्षेत्र और उनके विधानसभा क्षेत्र के संबंध में इस दौरान विस्तृत चर्चा की गई। शिव डैरिया ने कहा कि समय समय पर समीक्षा बैठक होती रहती है। बैठक में चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। राज्य सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने को लेकर भी चर्चा हो रही है। कुमारी सैलजा ने कहा कि वे लगातार कांग्रेस के पदाधिकारियों और विधायकों से चर्चा कर रही हैं। डिस्कशन है, चल रहा है, अभी आगे भी चलता रहेगा। बहुत सी बातें हैं, आप जानते हैं, राज्य के मुद्दे होते हैं, कुछ सरकारी मुद्दे होते हैं, कुछ पार्टी के मुद्दे होते हैं, कुछ जनरल बात होती हैं। तो सबसे एक एक करके हम बातचीत कर रहे थे। सब सीनियर लोग हैं, सीनियर मंत्री हैं, तो अपनी अपनी बात अपने नजरिए से। बीजेपी के कद्दावर नेता रहे नंद कुमार सहाय बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। इस बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष बदलने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बलरामपुर पहुंचे मुख्यमंत्री से प्रदेश अध्यक्ष बदलने को लेकर सवाल पूछे गए। साथ ही यह भी पूछ लिया गया कि नंद कुमार सहाय को कांग्रेस का क्या प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना है। इस पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि नंद कुमार सहाय अभी अभी कांग्रेस में आए और हमारे यहां सारे फैसले पार्टी हाईकमान ही लेता है। अध्यक्ष बदलने की चर्चाएं काफी तेज थी कई दिनों से, अभी विराम लगा। नंद कुमार सहाय को मौका मिलेगा? नंद कुमार सहाय जी का तो अभी पार्टी में आए हैं और जहां तक के अध्यक्ष बनाने की बात है तो वो पार्टी हाईकमान के अधिकार क्षेत्र में आता है। फैसला पार्टी हाईकमान करेगी। रायपुर नगर निगम में 27 करोड़ का यूनिपोल घोटाले का आरोप लगा है, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और महापौर को घोटाला किंग बता दिया। कहा कि जो जांच कमेटी बनाई गई ये कमेटी फर्जी है। महापौर खुद को बचाने के लिए इस प्रकार की जांच कमेटी का गठन करा रहे हैं। पर आयुक्त के कार्यों की जांच कर सकता है या कलेक्टर के कार्यों की जांच कर सकता है। ये पूरा जो जांच कमेटी बनी है वो फर्जी है, गड़बड़ी है। महापौर स्वयं को बचाने के लिए इस प्रकार की जांच कमेटी का गठन कर रहे हैं। यूनिपोल कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो एक दिन में लगाया जाए या किसी को दिखाई ना दे। महापौर स्वयं घोटाला किंग है। 27 करोड़ का घोटाला अगर हुआ है और महापौर जी जैसा कह रहे हैं तो महापौर की सहमति और स्वीकृति से यह कार्य हुआ है। प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे आ चुके हैं। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने नतीजे जारी किए। 12वीं में रायगढ़ की रहने वाली विधि भोसले ने टॉप किया, जबकि 10वीं कक्षा में राहुल यादव ने बाजी मारी। 10वीं की परीक्षा में 75.05% और 12वीं की परीक्षा में 79.96% छात्रों ने बाजी मारी है और उनके नतीजे अच्छे रहे। शिक्षा मंत्री ने सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। इधर 10वीं बोर्ड में राहुल यादव ने टॉप किया और 12वीं में विधि ने 98.2% अंक के साथ टॉप किया। इसके अलावा प्रदेश के कई जिलों में छात्र छात्राओं ने अच्छा प्रदर्शन किया। 10वीं बोर्ड परीक्षा में सूरजपुर के छोटे से गांव झांसी के एक गरीब परिवार में के बेटे ने टॉप 10 में स्थान बनाकर पूरे जिले का नाम रोशन किया। वहीं सरगुजा जिले में एक गरीब परिवार का बेटा भूपेंद्र खेस 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम में प्रदेश में 4थी रैंक लाकर अपने पूरे जिले का नाम उन्होंने रोशन किया। रायगढ़ जिले के पसौर विकास खंड में निजी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा विधि भोसले ने 98.20% अंक हासिल किए और पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं कांकेर जिले के 5 छात्र छात्राओं ने पूरे प्रदेश में प्रावीण्य सूची में अपना नाम दर्ज कर जिले का नाम रोशन किया। इधर कवर्धा की अगर बात की जाए तो यहां पर 4 छात्र छात्राओं ने 10वीं के रिजल्ट में टॉप 10 में जगह बनाई, जिनमें 2 छात्र और 2 छात्राएं भी शामिल हैं। कुछ कर गुजरने की चाह उम्र नहीं देखती। कम उम्र में बड़े से बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। इस बात को साकार किया बालोद जिले के घुमका गांव की रहने वाली नरगिस खान ने, जो 7वीं कक्षा की छात्रा हैं, लेकिन साथ ही साथ 10वीं की परीक्षा उन्होंने दी और 90% अंक हासिल किए। नरगिस की उम्र महज 13 साल है। उन्होंने औरों से कुछ हटकर करने की इच्छा जताई थी और इच्छा थी, जिसके चलते उन्होंने इंटरनेट पर देखा कि IQ लेवल टेस्ट पास करने के बाद 10वीं की परीक्षा की अनुमति मिल जाती है।
परिजनों से उन्होंने 10वीं की परीक्षा दिलाने की बात कही। परिजनों ने सहयोग किया और 90% अंक उन्होंने हासिल किए। वे IAS बनना चाहती हैं। मुझे उनसे पता चला कि IAS मतलब मेरा एम जो है UPSC टॉपर बनना है, यंगेस्ट UPSC टॉपर। तो उसमें आया कि मतलब कम उम्र में भी हम 10वीं का 12वीं का ये सब का मतलब एग्ज़ाम दिला सकते हैं। तो उसी टाइम मैंने सोचा था कि मतलब मुझे यंगेस्ट UPSC टॉपर बनना है, तो उसके लिए मैं डायरेक्ट 6th से 10th क्लास जमा करूँगी। मुंगेली जिले के चिल्फी थाना क्षेत्र में कल हुई शिक्षिका की निर्मम हत्या मामले की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है और आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। SDOP माधुरी धिरही ने मामले का खुलासा किया। बताया कि युवती की हत्या उसके ही प्रेमी विजय भास्कर ने की थी और हत्या की वजह त्रिकोणीय प्रेम संबंध निकला है। घटना दिनांक को विजय भास्कर जब फोन करके इसको बुलाया लेखा टोंडे को, तो वो बाहर गई और घर से कुछ ही दूरी पर बस्ती के बाहर में उन लोग के बीच पुनः उस लड़के को लेकर के विवाद शुरू हुआ और विवाद के दौरान विजय भास्कर ने अपने कार से चाकू निकाला और उसके ऊपर वार करने लगा। और इसी दौरान मृतिका की जो बहन थी वो बाहर आई और देखी कि लड़ाई झगड़े की आवाज जब सुनी तो उसने भी बीच बचाव किया और इस घटना के दौरान वो भी घायल हुई, जो अभी बिलासपुर में एडमिट है। जशपुर के पथलगांव स्थित ओम फूड बिस्किट फैक्ट्री में बुधवार को अचानक से आग लग गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मची। फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों को बाहर निकाला गया। घटना की खबर पर दमकल की 2 गाड़ियों को अंबिकापुर और जशपुर मुख्यालय से बुलाया गया, लेकिन जब तक आग को काबू किया जाता तब तक फैक्ट्री की सारी मशीनरी समेत करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। ये भी आपको बता दें कि पत्थलगांव से भी यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची थी, लेकिन वो फेल हो गई और इसी के चलते बाकी जगहों से फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। लगने का कारण स्पष्ट नहीं है, यद्यपि लोगों ने जो यहाँ पर काम किए हुए हैं या जिनको अनुभव है यहाँ का, उनका कहना है कि जो गत्ते का जो स्टोरेज होता है, गोदाम होता है, वहाँ पर कहीं ना कहीं स्पार्क हुआ है, शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिसके चलते वहाँ से आग लगी और वो धीरे धीरे बाकी सारे फैक्ट्री में। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में बुधवार का दिन ब्लैक वेडनेसडे साबित हुआ। कई जिलों से आई हादसे की खबर से प्रदेश दहल गया। एक के बाद एक हादसे हुए, 4 हादसों की खबर आई और इसमें 10 लोगों की जान चली गई, 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सूरजपुर अंबिकापुर में बनारस मार्ग पर कार और ट्रक में भिड़ंत हो गई, 4 लोगों ने दम तोड़ दिया, इसमें 5 लोग घायल भी हो गए। कोरबा में मदनपुर फॉरेस्ट बैरियर के पास कार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हुई, जिसमें कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। इसमें सब इंस्पेक्टर मनोज तिर्की की भी मौत हो गई। जगदलपुर के कुंगारपाल गांव में बेकाबू ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की मौत हो गई। अंबिकापुर के ईरगवा में 3 युवकों को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। इनमें से 3 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। 2 घायल युवकों का इलाज चल रहा है। कवर्धा के रहने वाली छोटे कद की दिव्यांग खिलाड़ी छोटी मेहरा का कवर्धा पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। बेंगलुरु से आने पर फोर्स एकेडमी के बच्चों ने गाजे बाजे के साथ, पटाखों के साथ उनका स्वागत किया। कवर्धा बस स्टैंड पर एसपी डॉक्टर लाल उम्मीद सिंह ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में छोटी ने 16 देशों के खिलाड़ियों को परास्त कर बड़ी उपलब्धि हासिल की। इस मौके पर छोटी मेहरा ने कहा कि वे आगे ओलंपिक में खेलकर गोल्ड मेडल हासिल करना चाहती हैं। प्रैक्टिस करती थी सुबह शाम ऐसे और कड़ी मेहनत करती थी और आगे के लिए भी तैयारी करूँगी। ओलंपिक जाना चाहती हूँ, ओलंपिक का अपना सपना पूरा करूँगा, अपने पूरा भारत देश के लिए करना चाहूँगी आगे। बिलासपुर के कानन पेंडारी जूलॉजिकल पार्क में बीमार बाघिन शावक रश्मि की मौत हो गई। अचानक शावक की मौत से जू प्रबंधन और अफसर सख्ते में आ गए। पार्क प्रबंधन की माने तो बाघिन शावक 4 दिन से बीमार थी, किडनी फेलियर हो गया था और 4 दिन से वन्य प्राणी चिकित्सक उसका इलाज कर रहे थे, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। जगदलपुर में वन विभाग की खाली जमीन पर भूमाफिया की टेढ़ी नजर है। विभाग के कर्मचारियों के लिए बने क्वार्टर्स के पास खाली जमीन पर बाहरी लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था, जिसकी शिकायत पर रहवासियों ने शिकायत की। वन अमला मौके पर पहुंचा और 25 जगहों से अतिक्रमण को हटाया गया।
1965 से ये वन विभाग के अधिकार में था और यहाँ पर वन विभाग के क्वार्टर, स्टाफ क्वार्टर भी बने हुए हैं, पीछे एक छात्रावास भी है और एक रेस्ट हाउस भी यहाँ पर बना हुआ है। तो अभी हमें कुछ दिन पहले ही सूचना मिली थी कि यहाँ जो ज़मीनें खाली है उस ज़मीन पे कुछ लोग जो है खंबे और उसके माध्यम से अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं, तार से घेरने का प्रयास कर रहे हैं जो बाहर के लोग हैं। तो उन्हीं को आज आके हम लोगों ने हटाने की कार्रवाई की है। यहाँ से उद्यान के लिए गए थे, लखमा के पास गए, कलेक्टर के पास, आयुक्त के पास भी तक हम लोग दिए हैं पेपर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब यहाँ फॉरेस्ट कॉलोनी है बोलते हैं तो फॉरेस्ट कॉलोनी के अंदर समाज भवन कैसे आए। और इसी के साथ खबर दिन भर के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।